पॉलिटी के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महामारी एक्ट 1897 के बारे में। और इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि महामारी एक्ट क्या है, महामारी एक्ट 1897 क्या है, आईपीसी की धारा इसके साथ साथ 188 क्या है, आईपीसी की धारा 271 क्या है, एपिडेमिक जो एक्ट है उसकी धारा जो 2 है और 2A है, यानी 2 और 2A, इन 4-5 चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महामारी एक्ट, अगर महामारी एक्ट जो अभी चल रही है, वर्तमान स्थितियां जो भारत के अंदर चल रही है, उन सारी स्थितियों से रिलेटेड जो धाराएं हैं 188 एंड 271, 270, ये सारी धाराएं जो हैं वो महामारी एक्ट के रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं महामारी एक्ट 1897, आईपीसी की धारा 188 क्या है और 271 क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 188 की, 188 की। 1897 के महामारी कानून जो है उसका सेक्शन 3 के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सरकार कानून के निर्देशों और नियमों को तोड़ता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो 1897 का जो कानून है, 1897 का जो कानून है उसके तहत अगर कोई भी लॉ तोड़ता है, महामारी का जो लॉ है, महामारी एक्ट अगर कोई तोड़ता है, उसके प्रावधानों को अगर कोई तोड़ता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाता है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कानून जारी किया है, आप सरकार का कानून नहीं मान रहे, नहीं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसने अगर कोई प्रावधान दिया है या कोई निर्देश दिया है, अगर आप उसका भी उल्लंघन करते हैं तो भी आईपीसी की धारा 188 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। और फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी 1897 का जो महामारी कानून है उसके अंदर धारा, आईपीसी की जो धारा है 188, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आईपीसी की धारा 188 के तहत महामारी एक्ट का कानून का जो पालन है वो न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा जो है उसके क्या प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा के 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है कि यदि आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, यानी कोई सरकारी अधिकारी है, उसने अगर कोई भी जो आदेश दिया है उसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं या फिर आपकी किसी ऐसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, यानी आप एक तो सरकारी कोई भी अधिकारी है, यदि आप सरकारी कोई अधिकारी है, गवर्नमेंट अधिकारी है, उसके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर अगर कोई कानून व्यवस्था में लगा कर्मचारी है, कानून व्यवस्था का अगर कोई कर्मचारी है, उसको अगर कोई नुकसान होगा, तब क्या प्रावधान है। अगर कानून व्यवस्था में लगे शख्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों ही सजाएं दी जा सकती है। सिंपली अगर हम आज की बात करें, जैसे हमारे जो जिला कलेक्टर हैं वो आदेश जारी करते हैं, या जो एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं वो आदेश जारी करते हैं। अगर उन अधिकारियों के अगर हम आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो 1 महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती है। और वहीं दूसरा जो प्रावधान है, अगर आप सरकार के द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हैं जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा होता है, यानी पूरा मानव जीवन खतरे में पड़ता है या सुरक्षा जो है वो खतरे में होती है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। यानी सरकार ने जैसे अभी सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है, लॉकडाउन किस धारा के तहत लगता है, कैसे क्वारंटाइन होता है, ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर सरकार ने लॉकडाउन जारी कर रखा है, आदेश जारी कर रखा है और आप उसको नहीं मान रहे हैं, या आप कोरोना के पॉजिटिव हैं, आप कोविड के पॉजिटिव हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, कोरोना या कोविड-19 के आप पॉजिटिव आए हुए हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, यानी आप मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब मानव जीवन को आप खतरे में डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं तो 6 महीने की जेल या कम से कम 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 271। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 271, उसके अंदर है क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा, यानी क्वारंटाइन नियम जो है उसकी अगर आप अवहेलना करते हैं, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं आईपीसी की धारा 271 के तहत। यानी ये एक ऐसा प्रावधान है जब लॉकडाउन ऑपरेशन में हो, लॉकडाउन ऑपरेशन में होने का मतलब है कि जब लॉकडाउन चल रहा हो, लॉकडाउन लगाया गया हो,
और तभी लागू हो सकता है। आमतौर पर क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि एक अवधि, एक ऐसी अवधि, जैसे अभी अवधि कौन सी चल रही है, कितने दिन की है, 14 दिन की अवधि है क्वारंटाइन की। तो 14 दिन के लिए या अलगाव से एक स्थान से है जिसमें लोग या जानवर जो कहीं और से आए हैं या संक्रामक रोग के संपर्क में आए हैं उन्हें रखा जाता है। जैसे कोविड की जो चेन है, कोविड का असर 14 दिन तक रहता है, तो 14 दिन की अभी क्वारंटाइन अवधि बनाई गई है। लेकिन अगर इसकी अवज्ञा करते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं, तो आईपीसी की धारा 271 इस पर लागू होती है। आईपीसी की धारा 270 इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है वो द्वेषतापूर्वक यानी जलन के उद्देश्य से कोई ऐसा काम करता है जिससे, और ये जानते हुए करता है कि जिससे कोई जानलेवा बीमारी फैल सकती है, तो वो दंडनीय अपराध है। किंतु यह कृत्य द्वेषतापूर्वक किया जाना पाए जाने पर ही मामला बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। यानी आप सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, मान लीजिए आप कोविड-19 के पॉजिटिव आ गए। अब आपको पता चल गया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने किसी पड़ोसी के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे आप द्वेषता रखते हैं, जिसके प्रति आपके मन में थोड़ा सा द्वेषता का भाव है, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, तो आप उसके पास जाते हैं और उससे मिलते हैं और आप उसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो यानी ये एक द्वेषतापूर्वक किया गया है, एक बदला लेने की भावना से ऐसा काम किया गया है, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है, क्राइम है, ये भी एक पनिशेबल क्राइम है। और ये क्राइम जो बनता है वो है आईपीसी की धारा 270 के तहत। अब समझते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2020 को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में नए संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। नए संशोधनों में हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद शामिल है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स पर हमले को गैर जमानती अपराध भी घोषित किया गया है। जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है इसके अंदर कुल 4 सेक्शन दिए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये लगभग सबसे छोटा एक्ट है ये, यानी सबसे छोटा जो कानून है ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है। इस एक्ट के अंदर 2 सेक्शन तो है वो इसे लागू करने के लिए शक्तियां देते हैं। 2 सेक्शन हैं इसके जो लागू करने के लिए पावर देते हैं। कुछ पावर्स मिलती हैं सेंटर को और कुछ मिलती है स्टेट को। तो देखेंगे अभी कौन सी पावर सेंटर को मिलती है और कौन सी पावर स्टेट को मिलती है। 2 सेक्शंस इसके लागू करने के लिए पावर्स देते हैं सेंटर एंड स्टेट को, और 2A की जो पावर्स हैं वो केंद्र सरकार को किसी भी महामारी को दूर करने या कंट्रोल करने के लिए दी गई हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ स्पेशल पावर होती हैं बजाय स्टेट गवर्नमेंट के। चलिए अब देखते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के अंदर क्या है। जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उस राज्य के किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका है, तब अगर राज्य सरकार ये समझती है कि उस समय मौजूद कानून उस महामारी को रोकने के लिए नाकाफ़ी है, तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकती है। और इन उपायों में लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग प्रकोप या प्रसार की रोकथाम बताए जाते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं कि धारा 2 के अंतर्गत क्या है, अभी वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 चल रहा है अभी, सबको पता है कोविड-19 महामारी जो है वो फैली हुई है। अब राज्य सरकार को भी पता है कि जो मौजूदा कानून है उससे महामारी को रोका नहीं जा सकता है। तो अब ऐसे में सरकार क्या करती है, सरकार सार्वजनिक सूचना जारी करती है। सार्वजनिक सूचना जारी करेगी वो किस एक्ट के तहत होती है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के अंतर्गत होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के मन में आए और उसने सूचना छाप दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक कानून के तहत सूचना छापी जा सकती है, अन्यथा ऐसे ही नहीं छापी जाती है वो। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत सरकार सूचना छापेगी कि आप हाथ धोते रहिए, बार बार खुद को सैनिटाइज कीजिए, 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, ये करिए वो करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। ऐसी जो सार्वजनिक सूचनाएं हैं वो इस एक्ट के तहत आती है। और राज्य सरकार ऐसा तब करती है जब उसको लगता है कि जो मौजूदा कानून, जो पहले से बना हुआ कानून है, वो उस महामारी को रोकने में नाकाफ़ी है, कामयाब नहीं है। तब फिर धारा 2 का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है महामारी के संबंध में। एपिडेमिक डिजीज एक्ट की जो धारा है 2A 1897 की, उसमें कहा गया है कि जब केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है। धारा 2 के अंदर तो स्टेट को पावर थी, धारा 2 के अंदर स्टेट को पावर थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम 2A की। तो यहाँ पर किसको पावर है, यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है या फैलने की संभावना है, और केंद्र सरकार को ये लगता है कि मौजूदा कानून इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है, जिनमें शामिल है
कि किसी भी संभावित क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति जहाज का निरीक्षण कर सकती है। ये संभावित है, इसके इनके अंदर ये भी शामिल है। यानी अब सिंपली बात करें कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की 1897 की धारा 2 है, उसके अंदर पावर है स्टेट की, और 2A के अंदर जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी अगर स्टेट को लगता है कि सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए, जो कानून है वो काफ़ी नहीं है, पहले से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आती है एपिडेमिक एक्ट डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के अंतर्गत, और 2A के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। वर्तमान में चल रहे सबसे मोस्ट जो कानून है और वर्तमान में चल रही स्थितियों को देखते हुए कानून बहुत ज़रूरी है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2B, ये क्या है? धारा 2B के अंदर क्या लिखा हुआ है कि रेल, बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, कुल मिलाकर के हम सीधा सीधा कहें कि जो भी यात्री है, जो यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, रेल से हो, बस से हो, बंदरगाह से हो, हवाई जहाज से हो, जिस भी साधन का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति है वो यात्रा अगर कर रहा है और उनके बारे में अगर निरीक्षक अधिकारी को ये शंका हो कि वो महामारी से ग्रसित हैं, यानी जो भी इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक हैं, उनको अगर ये लगता है कि ये महामारी से ग्रसित है या संपर्क में आए हैं, तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी निरीक्षण अधिकारी के द्वारा करवाई जा सकती है। यानी आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोई भी यात्री आ रहा है, अगर उसके पास अपनी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वो उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो क्वारंटाइन अगर कर रहे हैं 14 दिन के लिए, तो वो किस धारा के तहत कर रहे हैं? एपिडेमिक एक्ट डिजीज की धारा 2B के अंतर्गत वो उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आए और उठा करके अंदर डाल दिया, नहीं। जो भी काम हो रहे हैं, हर एक चीज़ संविधान के अंदर लिखी गई है, उसके बाद सारे काम होते हैं। अब देखते हैं एपिडेमिक एक्ट डिजीज एक्ट की धारा 1897 की 3 में क्या है। इसमें एक सख्त प्रावधान ये भी है कि अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 लागू हो गया तो महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा, और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत सजा मिल सकती है। यानी सीधे सीधे बात करें तो जो धारा 3 है वो ये कहती है कि जो आदेश है उसका पालन करो और कड़ाई से पालन करो। यानी आदेश का पालन करने के लिए भी एक कानून बनाया गया है, और वह है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3। और अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको 188 के तहत सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक फिर से कानून बना दिया गया कि आप पालन कीजिए, पालन नहीं करोगे तो फिर 188 में चले जाओगे आप। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, इस महामारी को रोकने के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एपिडेमिक एक्ट डिजीज महामारी अधिनियम 1987 के अंदर एक संशोधन किया गया। 1987 के अंदर 1897 में 1987 में संशोधन किया गया। इसके अंदर नए संशोधनों में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा करता है तो उसको 7 साल की कैद के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और अपराध को गैर जमानती अपराध बनाया गया। गैर जमानती अपराध का मतलब है कि उसको जमानत नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल जिसको बोलते हैं। एक होता है जमानती अपराध, एक होता है गैर जमानती अपराध। तो इसको गैर जमानती अपराध की श्रेणी के अंदर डाल दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के अपराधों को भी संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया। ऐसे मामलों में जांच 30 दिन के भीतर की ही जाएगी, यानी 30 दिन के भीतर जांच होगी और उसके बाद उसको फैसला सुनाया जाएगा। गैर जमानती अपराध रहेगा। और दूसरी बात, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो उस संपत्ति के मूल्य का 2 गुना वसूल किया जाएगा अपराधी से। मेडिकल स्टाफ पर हमला महामारी अधिनियम 1987 संशोधन के बाद में आया कि अगर मेडिकल स्टाफ पर हमला हो रहा है महामारी के टाइम में तो कम से कम 6 माह की और अधिकतम 7 वर्ष की जेल है, और गैर जमानती ये अपराध माना गया है इसको। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।